switched off. Please try later. मैं अच्छी हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? चलो तो फिर पढ़ना शुरू करते हैं, है ना? हैप्पी बर्थडे। मेरा कोई बर्थडे नहीं है, पीटेंगे अभी। हाँ सबरीन, बात करते हैं, ठीक है? ओके। तो हेलो एवरीवन, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। क्या? ओके ओके, मैं बता दूंगी लास्ट में। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग के दो टॉपिक बचे हुए हैं। एक है आपका रिवर का और दूसरा है आपका वो ऑर्गेनाइजेशन वाला, है ना? तो आज रिवर को एक छोटे से हिस्से में देख लो और उसके बाद फिर हम कल क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देख लेंगे, ठीक है? हाँ जी, इसको इसको वो कर लेंगे। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेक्शन, ठीक है? हाँ जी, तो 2 मिनट रुक जाओ, क्लास शुरू कर दें, उसके बाद फिर वो करते हैं। ठीक, हाँ जी। तो यहाँ पर नहीं आया। क्या बकवास है? अरे
शुभ संध्या जी, शुभ संध्या। नहीं, अभी 1-2 क्लास और लगेंगी, मे बी मंडे को हो, लेकिन होंगी आपकी क्लास, तो परेशान मत होना, ठीक है। हाँ जी, ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। और आज का जो अभी का हमारा टॉपिक है वो है आपका वो है ना, रिवर का। तो रिवर पढ़ना शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये, तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उस हिसाब से फिर उस नदी के बारे में देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, उस हिसाब से फिर उस नदी के बारे में देखेंगे। देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए सिंधु नदी के बारे में, आवाज वगैरह सब आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम नदी के बारे में देखें तो पहली नदी है आपकी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? हाँ हाँ, लास्ट चल रहा है आप लोग की क्लास। आज मैंने दूसरी क्लास में जाके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा के दूसरे को कह रही थी आज से आप लोग की क्लास अब 1-2 दिन की ही है, खत्म होने वाली है, ऐसा। फिर बाद में समझ में, अरे भैया ये तो अभी शुरू हुई है क्लास, है ना। ठीक है, हाँ जी। तो सिंधु नदी का उद्गम ये कहाँ से है? तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? आपके मानसरोवर से, ठीक है। हाँ जी, तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। ये आपका सिंपल सा छोटा सा सेक्शन है। यहाँ पे सारी चीजें हैं। आप सिंधु नदी के बारे में यहाँ पे देख सकते हो कि सिंधु नदी आपके उद्गम मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे ये मान लो कि हमारे उत्तर भारत का एक एरिया है, ठीक है। सॉरी, हाँ, उत्तर भारत, ये हमारा उत्तर भारत है। मान लो ये हमारा हिमालय का सेक्शन है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ से क्या है कि इधर ना तिब्बत वाला रीजन पड़ता है, ठीक है, तिब्बत वाला रीजन पड़ता है। तो इस तिब्बत वाले रीजन में यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर एक ना वो है, ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर को चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है, ग्लेशियर कहते हैं। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक झील बनती है, ठीक है, झील बनती है। और इस झील का नाम है मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है, ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु नदी यहाँ से बहती हुई और कुछ ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे जाती है। तो ये हमारे भारत का सेक्शन हो गया और ये हो गया पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान का। अब यहाँ पे छोटी सी चीज नोटिस करना, जहां पे सिंधु नदी भारत में आई और जहां से निकली, ठीक है, जहां से भारत में आई और जहां से निकली, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा जा सकता है। तो हिमालय को काटकर दमचौक के निकट, मतलब कि ये स्थान कौन सा हुआ जहां से भारत में एंट्री ली है? तो ये स्थान है आपका दमचौक का। तो दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है और चिल्लास के निकट, कहाँ से? तो चिल्लास के निकट ये भारत से बाहर चली जाती है, ठीक है, भारत से बाहर चली जाती है। तो इन दोनों जो सेक्शन के नाम है, दमचौक और आपका चिल्लास, इसको जरूर ध्यान रखना। तो तिब्बत क्षेत्र से जब सिंधु नदी भारत आती है, ठीक है, हाँ जी, तो जब तिब्बत क्षेत्र से सिंधु नदी भारत आती है तो उस एरिया को कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं आपका दमचौक, ठीक है, दमचौक। और जहां से ये भारत से बाहर जाती है पाकिस्तान, तो इस एरिया को कहते हैं आपके चिल्लास, ठीक है, चिल्लास। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे देखो, इसकी टोटल लेंथ की अगर बात करें तो सिंधु नदी की टोटल लेंथ है आपके 2880 किलोमीटर की, ठीक है, हाँ जी, इसको भी ध्यान देना। इसके अलावा इसके बाएं हाथ की कौन कौन सी नदियां हैं? इतनी ज्यादा वो नहीं होंगी, ट्रिब्यूटरी नहीं पूछी जाती है, बट फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बाएं ओर से मिलने वाली नदियों में आपका झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जस्कर और लूनी, ये नदियां शामिल हैं। अब यहाँ पे सबसे मेजर जो क्वेश्चन है, इन्हीं नदियों से लेकर के पूछा जाता है, ठीक है, इन्हीं नदियों से लेकर के पूछा जाता है। कैसे कैसे, ये देखो, जैसे कि अभी सिंधु जल समझौता आप देखेंगे आगे, तो सिंधु जल समझौता, ठीक है, सिंधु जल समझौता, इसकी अगर बात करें तो ये कब हुआ था? 1960 में, जिसमें 6 नदियों के पानी के बारे में बात की गई थी। कौन कौन सी नदियां हैं? तो पहली तो सिंधु स्वयं, ठीक है, पहली तो सिंधु स्वयं, उसके बाद आती है आपकी झेलम, ठीक है, उसके बाद आती है आपकी चिनाब, उसके बाद आती है आपकी रावी, ठीक है, उसके बाद आती है आपकी ब्यास, और उसके बाद आती है सतलज नदी, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि ऊपर की जो टॉप 3 नदियां हैं, इनका 80% पानी किसके पास?
तो पाकिस्तान के पास, और 20% पानी किसके पास, तो हमारे भारत के पास। ऐसा ही सिमिलर नीचे की नदियों में कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ था, और ऊपर की, ठीक है, और नीचे की 3 नदियों का 80% पानी भारत के पास और 20% पानी आपके पाकिस्तान के पास, ये डिसाइड किया गया था इस समझौते के अंतर्गत। यहाँ तक ठीक है? अरे मैप अब खोलो तो बड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए टाइम सेव करते हैं, तेज चलते हैं, ठीक है? ओके, यहाँ तक ठीक है? बताओ जल्दी से, फिर आगे चलें। अभी रुक जाओ राहुल, है ना, पहले पढ़ लो उसके बाद बताते हैं, ठीक है? हाँ जी, आज आप लोग के सभी बैचेस में 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो बैच लेना काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा बिना किसी दिक्कत के। और आप Y683 कूपन कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी बैच को लेने के लिए। 50% का जो डिस्काउंट है वो रहेगा, ठीक है? हाँ जी, प्रियंका कह रही है रिपीट कर दें। रूबी यार, मैप ओपन करना, फिर वो सारी चीज़ें मुझे बड़ा झमेला लगता है, ठीक है? हाँ जी, और ये जियोग्राफी का सेक्शन है, जियोग्राफी वाले सर आपको ज़्यादा वो करेंगे, मैं तो सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है? हाँ जी, तो सिंधु नदी का हम बात किए थे। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील से निकलती है। ये मान लो कि हमारे हिमालय का सेक्शन है, यहाँ पे आपका तिब्बतन क्षेत्र है। अब तिब्बतन के लिए आपको आपके घर में मैप रखना चाहिए, ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है? उसके बाद हमारा जो भारत है ऐसे ऐसे करके वो करता है, और फिर यहाँ पे बांग्लादेश का सेक्शन पड़ता है, ठीक है? हाँ जी, तो ये तिब्बतन क्षेत्र से एक छोटा सा और पर्वत है, और इस पर्वत में जो ग्लेशियर है, ठीक है, ग्लेशियर है, जब वो पिघलती है तो ग्लेशियर का पानी जाके गड्ढे में सेव होता जाता है, और इस गड्ढे में जो पानी सेव हुआ तो इसको कहा हमने झील, क्योंकि मैंने जब झील पढ़ाया है तो ये बताया था, ठीक है? हाँ जी, तो इस झील का नाम क्या है, मानसरोवर झील, ठीक, मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु, और ये सिंधु नदी कुछ इस प्रकार से पूरा रास्ता कवर करती है। तो ये सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी जब ये भारत में एंट्री लेती है, ठीक है, जब ये भारत में एंट्री लेती है तो इस स्थान का नाम है आपके दमचौक, ठीक है, दमचौक। और जहां से बाहर जाती है भारत से, पाकिस्तान में एंट्री लेती है, तो इस स्थान का नाम है आपके चिल्लास, ठीक है, चिल्लास। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी तक मैंने डिस्कस की हैं, ठीक है? उसके बाद मैंने कहा कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर की, ठीक है, 2880 किलोमीटर की, ठीक है? हाँ जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2880 किलोमीटर की लंबाई है। उसके बाद सिंधु जल समझौते पे हमने बात की कि इन ऊपर की 3 नदियों का पानी, ठीक है, इन ऊपर की 3 नदियों का पानी आपके सिंधु जल समझौते के अनुसार 80% पानी का उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान, और 20% पानी का उपयोग कौन करेगा, भारत। उसके बाद नीचे की 3 नदियों का पानी 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान, ठीक है? हाँ जी, क्योंकि सिंधु की सबसे मोस्ट जो मेजर हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी रिवर है वो यही 6 हैं, ठीक है, यही 6 हैं जो सबसे ज्यादा पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती हैं। यहाँ तक हमने बात की। उसके बाद अब आगे चलते हैं, तो जब आगे चलते हैं तो शायद यहाँ पे है ना, हाँ जी, तो ये रही बात, ठीक। इस मैप पे हम आएंगे। पहले सिर्फ अभी मानसरोवर झील यहाँ पे है सिंधु नदी का, ये ऐसे ऐसे यहाँ से गई है और जा करके ये कहाँ पे गिरती है, तो अरब सागर की खाड़ी में जा करके गिर जाती है, ठीक है, सिंधु नदी। उस बीच में सिंधु नदी जैसे ही मानसरोवर झील से निकलती है तो यहाँ पर बहुत सारी नदियां उससे मिलती हैं। सबसे पहले नदी मिलती है स्यूक, ठीक है, स्यूक। उसके बाद मिलती है नुब्रा, ठीक है, नुब्रा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे चिल्लास होना चाहिए और यहाँ पर दमचौक होना चाहिए, ठीक है, दमचौक ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे स्यूक है, यहाँ पे नुब्रा है, ये आपके पाकिस्तान भारत की तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। उसके बाद जैसे चिल्लास को क्रॉस करती हैं, यहाँ पर आपकी गिलगित है, पाकिस्तान में मिलती है, स्वात है, पाकिस्तान में मिलती है, काबुल नदी पाकिस्तान से ही मिलती है, कुर्रम भी पाकिस्तान से ही मिलती है। उसके बाद आपकी गोमल आती है, ठीक है, गोमल आती है। तो ये सारी नदियां आपके क्या कहते हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, ऐसा।
कैसे बनाया? अरे बाबू भैया कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि ये मानसरोवर झील है। दिमाग पता नहीं कहाँ रखे हो, ठीक। मानसरोवर झील है, यहाँ से हमने सिंधु नदी निकाली ऐसे ऐसे करके, अरब सागर की खाड़ी यहाँ पे है, ठीक है। अरब सागर ये खाड़ी है आपकी। यहाँ पर जैसे ही सिंधु नदी, ये पूरा कहाँ पे है तो तिब्बत में है, ठीक है, तिब्बत में है ना। यहाँ पर जैसे ही सिंधु नदी, यह मान लो कि ये भारत का रीजन है, ठीक है। सिंधु नदी दमचौक के निकट, है ना, दमचौक भारत में आई, ठीक है। ये भारत का जो रीजन है ये वाला, ठीक है, ये हमारा भारत है। तो यहाँ पर ये दमचौक के निकट जब आई तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी नदी मिली? तो नदी थी आपकी श्योक और नुब्रा, ठीक है, श्योक और निब्रा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक नदी है जिसका नाम है श्योक नदी, ठीक है, श्योक। और इसी के साथ एक और नदी है जिसका नाम है नुब्रा नदी। तो ये आपकी नुब्रा नदी हो गई। सबसे पहले ये दोनों नदियां यहाँ से मिली। इसके बाद हमने देखा कि जब ये आगे चलती है चिल्लास के निकट, तो इसकी एक नदी है गिलगित, ठीक है, गिलगित। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी नदी मिली? पाकिस्तान की तरफ। तो ये पूरा रीजन जो है ये पाकिस्तान का है, ठीक है, पाकिस्तान का। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी मिली? आपकी गिलगित नदी मिली, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी कौन सी नदी? तो गिलगित के बाद एक नदी है जिसका नाम है स्वात, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे आती है आपकी स्वात। उसके बाद आती है आपकी काबुल, ठीक है, काबुल नदी। उसके बाद आती है आपकी कुर्रम नदी, ठीक है, कुर्रम नदी। इसको ध्यान रखिएगा। बस इतनी ही नदियां हैं जो कि पाकिस्तान से आपकी सिंधु नदी में मिलती हैं। हाँ मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा। अगर बना लेते कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं बनाते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि याद तो आप ही को करना है। ठीक है, ये सही बात। तो अभी तक हमने सिंधु नदी से यही बात की है, ठीक। अब हम इस पीपीटी पे या फिर इस स्लाइड पे दोबारा आएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग आगे का देख लो, ठीक है, आगे का। अब हम देखते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू ले ही लो फिर भी। यहाँ पर एक छोटा सा दर्रा है, ठीक है, नहीं दर्रा नहीं, पहले झील है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे, अरे यार, ठीक, हाँ, यहाँ पे आपका एक झील है जिसका नाम है बैरीनाग। बैरीनाग झील कहाँ पे है? तो ये पड़ता है आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के पास में बैरीनाग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम, ठीक है, झेलम। तो जब झेलम नदी यहाँ से आगे चलती है, ठीक है, ये झेलम नदी निकली तो ये झेलम है आपकी। झेलम नदी यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है ये तय करती है, ठीक, हाँ जी। तो झेलम नदी पे आपका जो झेलम नदी का पानी है, यहाँ पे एक झील और है छोटी सी जिसका नाम है बूलर झील, ठीक है, बूलर झील। तो झेलम का पानी बूलर झील में भी जाता है, ठीक है, हाँ जी। इसके बाद यहाँ पे नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई हैं, है ना। हर एक नदी पे नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं, जिनमें से झेलम के ऊपर जो नदी है उसका जो नदी घाटी परियोजना है इसका नाम है तुलबुल परियोजना, ठीक है, हाँ जी। तो इसका नाम है आपके तुलबुल परियोजना। यहाँ पे लिख के रख लो आपकी तुलबुल परियोजना, ठीक है, तुलबुल परियोजना, इसको ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद जब ये हो गई तो झेलम कहाँ तक आई? तो झेलम आई यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। अब इस स्थान को हम क्या कहेंगे? इस स्थान को हम कहते हैं झंग, ठीक है, झंग जगह का नाम है। उसके बाद एक जगह है जिसका नाम है बड़ा लाचाला दर्रा। बड़ा लाचाला दर्रा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। हाँ जी सर, मेरी क्लास है सर, मैं अभी ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे आ गई आपका झांग, ठीक है, हाँ जी। तो एक दर्रा है आपके हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है, इस दर्रे का नाम है बड़ा लाचाला दर्रा, ठीक है। कौन सा? तो ये है आपका बड़ा लाचाला दर्रा। बड़ा लाचाला दर्रा से ये जो दर्रा है इसके दोनों साइड से, एक साइड से निकलती है चंद्र नदी
और एक साइड से निकलती है आपकी भागा, ठीक है, भागा। इसका नाम पड़ा क्या? चंद्रभागा, ठीक है, चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी जैसे ही आगे जाती है तो इसका नाम चेंज करके पड़ जाता है चिनाब, ठीक है, चिनाब। तो ये हो गई आपकी चिनाब नदी। चिनाब नदी आपके सिंधु नदी तंत्र की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी है। ये बड़ा लाचला दर्रे से निकलती है और ये पूरा पथ ऐसे पार करते हुए आपके मिथानकोट के पास, ये मिथानकोट है, मिथानकोट के पास आपके सिंधु नदी से मिलती है। अभी सिर्फ सुन लो, अभी सिर्फ सुन लो, जब एमसीक्यू करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर ये पूरा जो कहानी था ये था आपके चिनाब का, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ही एक और दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से एक नदी का निर्माण होता है और नदी बहते हुए किससे जाके मिलती है? तो जाके मिलती है आपके क्या कहते हैं, चिनाब से, और इस नदी का नाम है रावी। तो रोहतांग और रावी आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ जी, रोहतांग और रावी नदी, तो ये रावी नदी हो गई, रोहतांग दर्रे से निकली, चिनाब से जाके मिल गई। उसके बाद रोहतांग दर्रे के बहुत ही पास में है आपका ब्यास कुंड, ठीक है, ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है ब्यास। ब्यास नदी थोड़ी दूर चलती है और कहती है कि मैं अपनी सहेली के बगैर नहीं जाऊंगी। सहेली कौन है इसकी? तो ये है आपकी सतलज, ठीक है, सतलज। सतलज आपके भारत की दूसरी ऐसी नदी है जो कि भारत के बाहर से उद्गम हुई है, मतलब कि भारत से बाहर निकली है और भारत में उसका प्रभाव क्षेत्र देखा जाता है और वो फिर चली जाती है पाकिस्तान। तो एक थी आपकी सिंधु, ठीक है, पहली थी आपकी सिंधु जो कि भारत के बाहर निकली है, और दूसरी है आपकी सतलज नदी, ये भारत के बाहर निकली है। भारत के बाहर ये राकसताल झील से निकलती है और ये जो एरिया है ये तिब्बतन क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, तिब्बतन क्षेत्र में। जब ये राकसताल से निकलती है तो कुछ ऐसे मटकते हुए आती है एकदम ऐसे ऐसे करके और जाके किससे मिल जाती है? चिनाब से। तो इनडायरेक्टली आप देख सकते हो कि सिंधु को छोड़ करके बाकी की जो नदियां हैं इनका पानी कौन ले जाकर के सिंधु को दे रहा है? तो ये है आपकी चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी। तो चिनाब नदी यहाँ से इन सारी नदियों का पानी, चिनाब नदी यहाँ तक आई, फिर इसने झेलम का पानी लिया, रावी का पानी लिया, आपके ब्यास का पानी सतलज को मिला, सतलज ने ब्यास का पानी किसको ले जाके दिया? आपके चिनाब को, ठीक, चिनाब को। और ये सारी नदियों का पानी झेलम चिनाब इकट्ठा करके मिथानकोट के पास किसको दे दी? तो सिंधु नदी को, ठीक है, सिंधु नदी को। और सिंधु नदी ये सारा पानी ले जाकर के कहाँ डाल दी? अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है ना? हाँ जी। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि जब ब्यास नदी आगे आती है तो ब्यास नदी सतलज नदी से जहाँ पे मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? तो स्थान है आपके पंजाब का कपूरथला, ठीक है, कपूरथला, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये स्थान है आपके पंजाब का कपूरथला, है ना, ये छोटी सी बात। और कपूरथला के पास हरिके बैराज है जिसे हम इंदिरा सागर डैम कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, हीरोइन जैसे हाँ, अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर आगे चलें, क्योंकि इसी से इर्द गिर्द आपको अब क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ठीक है। हाँ जी, रुक जाओ, रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, आगे चलो सब बता दूंगी, ठीक है। अभी जब आगे पढ़ोगे ना तो इन चीजों के बारे में धीरे धीरे क्लियर होना लगेगा। बस ये है कि इस चीज को, इस डायग्राम को थोड़ा सा दिमाग में रखना, है ना, एक फोटो खींच लो दिमाग में और इसे पढ़ते चलना, ठीक है। हाँ जी, पंजाब वाला कुछ नहीं है, सतलज नदी यहाँ से यहाँ तक आई और सतलज नदी की सहेली है ब्यास, तो ब्यास अपना पानी किसको ले जाकर के दे दी? सतलज को। और जहां पर मिली है ब्यास सतलज से उस स्थान का नाम है कपूरथला। कपूरथला कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में, ठीक है, पंजाब में, ठीक है, बस यही है। और यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है हरिके बैराज और उसे हम शॉर्ट फॉर्म में इंदिरा सागर डैम भी कहते हैं, बस यही है। रुक जाओ बाबू भैया, रुक जाओ, आगे चलो। तो यहाँ तक मैटर क्लियर है? आगे देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन जब करना शुरू करोगे ना, दिमाग में इमेज रखना,
सब क्लियर होगा। देखो यहाँ पे है कि बूलर झील किससे होकर के बूलर झील से होकर के कौन सी नदी बहती है? तो बूलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है, बताओ कौन सी नदी है? झेलम है, रावी है, चिनाव है, या फिर आपकी सतलज है? ठीक है, हाँ जी। तो आंसर आना शुरू हो चुके हैं खतरनाक तरीके से। राजी बात करते हैं, अभी रुक जाओ, ठीक है, हाँ जी। तो वेरी गुड, यहाँ पे आप देखेंगे पीछे ही कि झेलम नदी, यहाँ से झेलम नदी का उद्गम होता है और झेलम जब आगे चलती है तो यहाँ पे बूलर झील पड़ता है। तो बूलर झील से होकर कौन सी नदी गुजरी है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? झेलम। समझ में आया? बस वही। आगे देखो, अब झेलम के बारे में अगर बात करें तो झेलम यहाँ से इतना ज्यादा याद नहीं करना है। किसी भी नदी से दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि नदी के किनारे बसे शहर, ठीक है, नदी के किनारे बसे शहर, और दूसरा क्वेश्चन होता है उसमें कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं। सबसे मेजर चीज यही पे हमें ध्यान रखनी है। ये दो क्वेश्चन हमें दिमाग में रखने हैं। बट फिर भी यहाँ पर आप देखेंगे कि झेलम की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर की। आपकी सारी नदियां हैं जो उससे आकर के मिलती हैं सहायक नदियों के तौर पर। इसके अलावा झेलम को पुराने वैदिक समय, है ना, वैदिक एज में झेलम को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी झीलें हैं, झेलम के ऊपर कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें बनी हुई हैं या फिर स्थित हैं? तो यहाँ पे बूलर है, ठीक है, डल है, यहाँ पे डल होना चाहिए, बूलर है, डल है, आपके मानस बल है, ठीक है, मानस बल है। तो ये तीन झीलें हैं जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित हैं और झेलम नदी के ऊपर हैं। तो डल, बूलर, शेषनाग, अनंतनाग, बैरीनाग, नागिन, मैंने ये 7 नदियां बताई थी जो कि जम्मू कश्मीर की, 7 झीलें बताई थी जो कि जम्मू कश्मीर की हैं, ठीक है, हाँ जी। तो डल, बूलर, शेषनाग, अनंतनाग, बैरीनाग, नागिन और आपका मानस बल, 8 हो गए, ठीक है, 8 हो गए। तो ये सारी की सारी कहाँ पड़ेंगी? आपके जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर बांध और बैराज की बात करें तो झेलम में कौन कौन से बांध हैं? तो बांध है एक आपका रसूल बांध, ठीक है, रसूल बांध, तो ये आपका ये हो गया। इसके बाद आपका उरी बांध, ठीक है, उरी बांध ये हो गया, ये आपकी झेलम पे है। इसके अलावा अगर परियोजना की बात करें तो मैंने कहा था ना वहां पे तुलबुल परियोजना किस पर बनी हुई है? तो तुलबुल परियोजना यहाँ पे तुक्कुल परियोजना लिखी है, तुक्कुल, लेकिन ये तुलबुल परियोजना है, ठीक है। तुलबुल परियोजना किस पे है? तो ये आपके झेलम नदी पे है, ठीक है, झेलम नदी पे। तो यहाँ से मैटर क्लियर हुआ, पहला समझ में आया झेलम से क्या क्या चीजें हैं। झेलम को पहले हम वितस्ता कहते थे। झेलम के ऊपर आपके बहुत सारी अलग अलग झीलें हैं, जैसे कि बूलर है, डल है, मानस बल है। उसके बाद झेलम के ऊपर बांध कौन से हैं? तो रसूल बांध है, उरी बांध है। परियोजनाएं कौन सी हैं? तो आपकी तुलबुल परियोजना है। बस दैट्स ऑल, ठीक, ओके। अरे यार बात ही कर लो तुम लोग मेरे से। सैफ आपका वो नहीं है, हैंड राइज नहीं है, मैं कैसे बात करूं? ठीक है, आपका हैंड राइज नहीं है। अगर ऐसा बोले, नहीं दिख रहा है मुझे, अभी नहीं दिख रहा है मुझे, है ना। जैसा भी होगा क्वेश्चन लिख के रखना, बाद में पूछ लेना। आगे चलो, अगला है आपका चिनाव नदी। तो पहले हमने झेलम देखा, अब चिनाव देखो, ठीक है, हाँ जी। तो अगला है आपका चिनाव नदी, ठीक है। चिनाव नदी की अगर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? तो मैंने कहा कि जब चिनाव नदी बड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है, तो ये आपका बड़ा लाचाला दर्रा कुछ इस प्रकार था। इसके एक तरफ से निकलती है चंद्र और दूसरी तरफ निकलती है भागा, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? चंद्र और भागा। तो चंद्र भागा नदी चिनाव को हम कहते हैं। और बाद में जब चंद्र भागा की संयुक्त धारा आगे चलती है तो इसका नाम पड़ता है चिनाब, ठीक है, चिनाब। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक, ये मैटर। उसके बाद अगर हम चिनाव की आगे बात करें तो इसका उद्गम कहाँ पे होता है? तो बड़ा लाचाला दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नदियां निकलती हैं, ठीक है, हाँ जी। इसकी लेंथ की अगर बात करें तो टोटल लेंथ है इसकी 1180 किलोमीटर की, ठीक है, 1180। इसमें कौन कौन से बांध है? तो आपका सलगल बांध है, आपका पाकल दुल बांध है। लेकिन इन दोनों में आपका जो पाकल दुल बांध है ये खास होगा, सलकल बांध उतना खास नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो आगे इसके ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बांध से भी ज्यादा परियोजनाएं इंपॉर्टेंट है आपके
चिनाब की, क्योंकि चिनाब से परियोजनाएं ही ज्यादा पूछी जाती हैं बाकी चीजों की अपेक्षा, इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस करना कंपैरिजन टू अभी जो मैंने बताया उस पे, ठीक है। हाँ जी, तो सतलज परियोजना, ठीक है, दुलहस्ती, बगलियार, रितले परियोजना, है ना, ये कहाँ पर है? अभी मैंने 4 बजे वाली क्लास में भी इनका नाम लिया था। तो सतलज, दुलहस्ती, बगलियार और रितले परियोजना किसके ऊपर बनी हुई है? तो ये बनी है आपके चिनाव के ऊपर, ठीक है, आपके चिनाव के ऊपर, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो उदयपुर शहर, ये छोड़ देना, ये बकवास है ना। हाँ जी, तो सिर्फ और सिर्फ चिनाब से हमें उसकी परियोजनाएं ध्यान रखनी है, बाकी सब छोड़ देंगे तो भी चलेगा, ठीक है, सब छोड़ देंगे तो भी चलेगा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। है ना? हाँ जी, दिक्कत कहाँ, जहां पे जो भी क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में लिख के रखना, मेरे से बोल देना, ठीक है। आगे देखो, अगले बार उसके बाद आती है आपकी रौली। रौली मतलब रावी नदी, ठीक है, रावी। तो ये है आपकी रावी। रावी को हम क्या कहते हैं? रौली, ठीक है, रौली भी इसे कहा जाता है स्थानीय बोली में, ठीक है। हाँ जी, अगर हम रावी की बात करें तो रावी ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप इसका उद्गम हुआ है, जैसे बड़ा लाचाला दर्रा के जस्ट नीचे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ मैंने बताया था ये वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे बड़ा लाचाला दर्रा है, बड़ा लाचाला दर्रा के जस्ट नीचे कौन सा है? रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा से किसका उद्गम हुआ है? आपके रावी नदी का, ठीक है, रावी नदी का। कितना सुंदर दिख रहा है यार ऐसे में, है ना, ऐसा लग रहा है जैसे सही में नदियां बह रही हो। ठीक है, हाँ जी, तो ये है आपकी रावी नदी, इसको ध्यान देना। उसके बाद चलो बैक टू योर क्वेश्चन, ठीक है, बैक टू योर क्वेश्चन। तो कहाँ पहुंचे थे? इत ससुरी, ना, हाँ जी, हम यहाँ पे थे, ठीक है। तो ये है आपकी रावी। अगर हम रावी के आगे अगर चलें, ठीक है, रावी के आगे अगर चलें तो रावी में आगे देखने मिलेगा कि इसका हाँ, इसका पुराना नाम, जैसे हम झेलम को वितस्ता बोले थे, ठीक है, हाँ जी, वैसे ही हम रावी को परुशनी कहते हैं, ठीक है, परुशनी। उसके अलावा यहाँ पर रावी, ये सारी चीजें हैं, इसको छोड़ देना, आगे चलो। यहाँ पर 5 नदियों में, मतलब कि सिंधु की 5 सहायक नदियों में सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो वो है आपकी रावी नदी। मैंने कहा कि पहली थी सिंधु, ठीक है, दूसरी है झेलम, ठीक है, झेलम, तीसरी है चिनाब, नहीं, झेलम चिनाब, हाँ, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है, सतलज। तो मेरे कहने का मतलब है इन 5 नदियों से, ठीक है, इन 5 नदियों में सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटी है आपकी रावी नदी, ठीक है, रावी नदी। अरे हम थक गया हूँ भैया, हमसे ये सब ना पूछो, हम सैड वर्ड नहीं होते हैं, वो जीवन मैंने छोड़ दिया, है ना। हाँ, तो ये है आपकी रावी। इसके अलावा इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो चंबा और भरमौर, ठीक है, चंबा और भरमौर, ये आपके उधर हिमाचल प्रदेश साइड में स्थित है। तो अगर याद रहे तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर रावी नदी के ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो 2 ही चीजें रावी से याद करनी है। पहली तो सबसे छोटी नदी है रावी, उसके बाद आपका रणजीत सागर परियोजना और आपकी चमेरा जल विद्युत परियोजना किसके ऊपर है? तो ये पड़ती है आपकी रावी नदी के ऊपर, ठीक है, हाँ जी। तो रंजीत सागर और चमेरा जल विद्युत परियोजना। क्या हुआ? रुक जाओ, वेट अ मिनट विक्रम, मुझे इसकी फोटो लेने दो, मैं ये भेजना चाहती हूँ, मुझे ना काफी टाइम से इसको दिक्कत है यार। 2 सेकेंड। ठीक, अब समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक, हाँ जी। तो रावी से हमें क्या याद रखना है? एक तो रोहतांग दर्रे से निकली है रावी, रोहतांग दर्रा रावी थोड़ा सिमिलर साउंड है। इसके बाद
चमेरा जल विद्युत परियोजना और आपकी रणजीत सागर परियोजना किसके ऊपर है? तो रावी के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, अगली नदी है आपकी ब्यास नदी। ठीक है, ब्यास। ब्यास की अगर बात करें तो अभी मैं हिस्ट्री के बारे में ही देख रही हूँ। यहाँ पर सर को मैंने फोटो सेंड कर दी है इतिहास को लेकर के, है ना। अब वो उन्होंने सीन भी कर लिया, देखो जल्दी कुछ काम होगा, जैसे कुछ आता है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो निम्नलिखित में से व्यास नदी किसकी सहायक नदी है? तो व्यास किसकी सहायक नदी हुई? तो व्यास सहायक नदी हुई किसकी? जल्दी बताओ, पीटेंगे अभी, है ना। हाँ जी हाँ मैं पूछेंगे अभी, रुक जाओ, अब 5-7 मिनट और पढ़ लो, फिर मैं क्वेश्चन ले लूंगी। ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। देखो, तो यहाँ पे ब्यास सहायक नदी है सतलज की। ठीक है, सतलज की, ठीक, सतलज की। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्यास को हम पुराने टाइम पे बिपाशा कहते थे। ठीक है, ब्यास का नाम था बिपाशा। ठीक है, बाशु नहीं, बिपाशा वाशु नहीं, ये दूसरी बिपाशा है ना। हाँ जी, ये दूसरी विभाषा है। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे क्या है कि रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से इसका उद्गम हुआ है। अगर इसमें बात करें तो इतना कोई खास वो है नहीं, है ना, इतना कोई खास परियोजना है नहीं जो ब्यास से पूछी जाए, इसलिए इतना परेशान मत होना। ठीक है, हाँ जी। अरे एक तो ये रिप्लाई प्लीज वालों से परेशान है, मुझसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा करो, ये सब जब बोल देते ना हम सटक जाते हैं। क्या क्वेश्चन है एक बार फिर से मुझे वो करो, मैसेज करो सूर्यकांत जी डायग्राम बना के याद करिए, जल्दी याद होगा। ये मेरे बनाए हुए डायग्राम है जो आप देख पा रहे हैं, और इन्हीं डायग्राम की बदौलत है जो मैं कुछ बोल पा रही हूँ, है ना। ये मैंने डायग्राम सारे बनाए, सोचो कितना दिमाग लगाना पड़ेगा। हर एक लाइन मैंने पढ़ी है, और हर एक लाइन पढ़ने के बाद ये पूरा जो डायग्राम है निकल के आया है। तो पढ़ना एक साधना होती है। जब अब कहते हैं ना कि भगवान सब कुछ सिद्ध नहीं होते हैं, सब लोग साधु नहीं बनते हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने आप को साधना पड़ेगा। एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ी साधना होती है उसके मन को साध लेना। ठीक है, तो जब तक आप अपने मन को नहीं साधेंगे तब तक बहुत दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपको शायद यकीन नहीं होगा, मुझे अभी तक लगता था मैं ही इतनी सारी क्लास लेती हूँ, है ना। बाद में मैंने दूसरों से बात की मुझे पता चला लोग 10-10 घंटे भी पढ़ाते हैं तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। जब हम पढ़ने बैठते तो हमें लगता है कि ये सिर्फ दिक्कत हमारे साथ है, लेकिन नहीं, हर एक स्टूडेंट के साथ वही सिमिलर समस्या चल रही होती है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो समस्या के समाधान पे बात करते हैं, ना कि समस्या पे। हमेशा जब भी आपके सामने समस्या आए तो उससे बाहर कैसे निकलना है, उसे खत्म कैसे करना है, उस समस्या को हटाना कैसे है, ये सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे, है ना। मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था, माँ कसम धरती छू के मैं बोल रही हूँ, मुझे एक लाइन समझ नहीं आई थी। और उस टाइम पे जब मैंने पढ़ने की शुरुआत की थी, एक दिन ऐसा भी आया था कि मेरे घर से फोन आता था, तो मम्मी लोग मुझसे 1-1 1.5 घंटे बात करती थी, और पहले हम करते भी थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मेरे फोन में अगर फोन बज जाता था ना, मुझे लगता था फोन उठा कितना दूर फेंक दूं कि दिखे ना मुझे। रात के 3-3 4-4 बज जाते थे, पता नहीं चलता था। हम रोते बैठे रहते थे कि यार इस दिन इतना तेजी से जाता क्यों है। तो जितना अपना मैक्स हो सकता है उतना अपना मैक्स कर दो, सब से हो जाएगा। ठीक है, हार नहीं मानना, बाकी सब ठीक है। और ये कभी सोच के मत पढ़ने बैठना कि मुझसे याद नहीं हो सकता, अगर सोच लोगे तो फिर वो होगा भी नहीं। सहायक नदियों के नाम नहीं है, सहायक नदियां इतनी पूछती भी नहीं है ना। हाँ जी, इतने मेहनत का क्या फायदा। बाबू भाई सैलरी सुनोगे ना हिल जाओगे। ठीक है, हाँ, तो इतने मेहनत का क्या फायदा, वो हमें को पता है, तो थोड़ा सा ठीक रहो ठीक है, हाँ जी, चलो आगे हो गया भैया। हाँ, तो ये सारी चीजें ठीक है। अब हम ब्यास नदी पे पहुंच गए, ब्यास नदी होगी, अब सतलज पे बात करते हैं। तो ब्यास से हमें ज्यादा कुछ नहीं याद करना, बस इतना ध्यान रखना कि ब्यास सहायक नदी है आपकी सतलज की। ठीक है, सतलज की बात खत्म। अब हम बात करते हैं सतलज नदी के बारे में। तो यहाँ पे जो मेजर क्वेश्चन है कि लुधियाना और फिरोजपुर, ठीक है, अब वो सब मुझसे मत पूछो, नहीं, पॉलिसी नहीं हमारी, हम नहीं बता सकते। तो लुधियाना एवं फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
ठीक है। तो लुधियाना एवं फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी। तो ये है आपकी सतलज, ठीक है, सतलज। उसके बाद यहाँ पर अगर सतलज के उद्गम की बात करें तो मैंने बताया था कि सतलज हमारी वहीं से निकली है जहां से सिंधु का उद्गम हुआ है, ठीक है, हाँ जी। तो इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से हुआ है, ठीक है, राकस ताल से। यहाँ पर लंबाई कितनी है? तो 1500 किलोमीटर टोटल जो लंबाई है वो सतलज की है। और भारत में कितना बहती है? तो केवल 1050 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो भारत में है सतलज का, ठीक है, हाँ जी। इसके अगर पुराने नाम की बात की जाए तो सतुद्री के नाम से सतलज को वैदिक एज में कहा जाता था, ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा अगर सतलज की बात करें तो यहाँ पर परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। परियोजनाएं सतलज नदी पे कौन सी हैं? तो भाखड़ा, नागल, नाफ्ता, झाकरी, कोल डैम, इंदिरा गांधी, रहिंद परियोजना कहाँ पर हो गई सारी? तो यहाँ पर है आपके क्या कहते हैं ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे। तो यहाँ तक सारी चीजें थी। अब हम गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है, हाँ जी। तो अब कमेंट लेते हैं, जिसको जो दिक्कत होगी बोलते चलना। एमडी सैफ बताइए क्या दिक्कत है? माइक ओपन करिए। और कौन बोल रहा था बात करने के लिए? और कौन बोल रहा था बात करने के लिए? है ना? हेलो एमडी बताओ। हेलो बोला हो। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो मैम। हेलो नहीं आ रही आवाज? हेलो मैम, आवाज आ रही? एमडी मैसेज करो तो। यहाँ पे दिक्कत है या फिर आपकी साइड पे दिक्कत है? शाहिद हाँ नमस्ते मैम। रुके, रुको एक बार चेक करती हूँ मैं। किसी और का लेते हैं, शायद देखा जाए, है ना? एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, शाहिद आप अब आप माइक ओपन करो, देखें आवाज आती है या नहीं, फिर बुलाया जाए किसी को। माहिया तो हेलो शाहिद, आवाज नहीं आ रही? मतलब इसी में कोई दिक्कत है? रुकिए मैं किसी को बुलाती हूँ, क्योंकि एक में दिक्कत हो सकती है, सब में थोड़ी। तो इसमें कुछ तो दिक्कत है, कैसे ठीक किया जाए? रुको मैं किसी को बुलाती हूँ, है ना? राजीव जी आपका भी एक बार माइक ओपन करना तो देखें क्या समस्या है। सच में आवाज नहीं आ रही है क्या? मतलब यहाँ तक आवाज ही नहीं आ रही है ऐसा? आप लोग माइक ओपन भी कर पा रहे होंगे ना, तो आवाज ही नहीं आ रही है। सर ये बच्चों से बात करो तो आवाज ही नहीं आ रही है, क्यों? हाँ, जैसे मैंने 2 बच्चों को बोला माइक ओपन करने के लिए, लेकिन किसी की भी आवाज नहीं आ रही यहाँ तक। फिर से बोलूं? सोनी अपना माइक ओपन करना, सोनी कुमारी माइक ओपन करना। ओके नहीं क्या? रूबी अपना माइक ओपन करना। हेलो 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 किसकी आवाज बंद है? तो ये कैसे ओपन होगा? टीवी खराब है?
हेलो इसमें इसमें नहीं दिखेगा। हेलो माइक वैसे बंद नहीं है, चालू ही दिख रहा है, हेलो तो लैंग्वेज आ रही है उसमें। माइक ही खराब है सबकी के साथ। आज किसी से बात नहीं होगी। हेलो 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 आ गया। हाँ हाँ जी रूबी बताइए। नमस्ते मैम, नमस्ते जी। कैसी हैं आप? बढ़िया। बताओ रूबी क्या दिक्कत थी, बताओ। मैम वही याद करने की दिक्कत थी, बहुत टेंशन हो रही है। मैं वाईटी पे भी क्लास लेती हूँ, फिर इधर भी क्लास लेती हूँ, और फिर भी पता नहीं एक भी दिमाग में नहीं रहता है, सब कुछ भूल भाल के बैठ जाती हूँ। अरे एक समझ काम में नहीं करो, आ रहा है, कभी कभी मन करता है छोड़ दूँ, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं एक काम करो, जैसे पेपर पास में है ना, तो मेरी एक छोटी सी सलाह है। अब किसी सर को मत बताना प्लीज, नहीं तो बुरा मानेंगे। जी वाईटी मैम। बंद कर दो, है ना, वाईटी बंद कर दो। आपको पेड में बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, जितना टीचर ने हाँ पढ़ाया है सफिशिएंट है। आपको जब प्रैक्टिस करना हो तो वाईटी ज्वाइन करो, बाकी पूरा दिन वाईटी में टाइम देने की जरूरत नहीं है, वाईटी बंद कर दो, ठीक है। जो आप वाईटी में टाइम दे रहे हो उससे ज्यादा अच्छा है कि आप अपने रिवीजन पे ध्यान दे दो। तो अगर वाईटी पे 3 घंटे जा रहे हैं, और सोचो कि 3 घंटे आप कोई किसी चीज का रिवीजन तीन कर रहे नहीं हो। मैम, पाँच घंटे आपसे लेकर के सुबह रात को 9 बजे तक करती हूँ, तो मैथ तक। ऐसे में ना नया नया पढ़ते जाएंगे, पुराना सब सफा, तो कुछ नहीं होगा। तो पेपर जैसे जैसे पास आता जाए, वाईटी से दूर हो जाना। पेड क्लासेस हाँ तो जिस टॉपिक पे दिक्कत हो वो रिवाइज करके और फिर प्रैक्टिस करो। आपके प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज अलग से अवेलेबल है। किसी को मत बताना, नहीं तो सब गुस्सा करेंगे मेरे पे कि तुम ऐसा बोलती हो। नहीं मैम, नहीं ऐसी नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा हाँ टाइम को अपने मैनेज करो, रिवीजन पे फोकस करो। मैथ और रीजनिंग कभी भी स्किप मत करना, क्योंकि सिलेक्शन के नजदीक वही पहुंचाते हैं। जीएस का सेक्शन ऐसा है कि रैंक दिलाता है। तो मैथ और रीजनिंग अगर कमजोर है तो उसमें ज्यादा फोकस करो। रिवीजन वाले चीजें, जितनी भी चीजें हैं, सुबह शिफ्ट कर दो। टाइम को बैलेंस करो, नहीं तो उद्धार हो जाएगा। मेहनत भी होगी और प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम मैम, आगे पूरे नहीं जा पूरे दिन बैठ के पढ़ती हूँ, पूरे दिन क्लास में ही चला जाता है, क्योंकि मेरा काफी छूट भी गया है हिस्ट्री का, इको का। क्योंकि जब मतलब 342 में ले रखी थी ना, तो मुझे लगा उसमें हिस्ट्री का क्लास होगा, लेकिन उसमें नहीं हुआ, 442 में हुआ। तो इसलिए हम क्लास नहीं करा उसमें, हमको लगा उसमें होगा, और वो सब सारा छूट गया है, वो सब भी कवर करना है मुझे, तो टाइम ही नहीं मिलता, सारा क्लास लेने में ही टाइम चला जाता है पूरे दिन। तो आपकी जो पेड क्लासेस हुई हैं, हिस्ट्री का कहीं और से वो कर लेना अगर नहीं हो पा रहा है तो। लेकिन जितनी भी पेड क्लासेस हुई हैं उसमें टीचर ने बेस्ट पढ़ाया आपको, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन लगाना शुरू करो, याद करना शुरू करो, वो बेस्ट होगा, ठीक है। मेरी एक छोटी सी सलाह है, बाकी आपके ऊपर है ना। ठीक है मैम, थैंक यू बताने के लिए। हाँ जी, थैंक यू रूबी। आप बहुत अच्छे हैं मैम। थैंक यू रूबी। आपकी हंसी क्यूट। पगली लड़की। हाँ, मेरे को किससे बात करनी थी? फरा से बात करनी है। फरा माइक ओपन करो। बोला हो फरा। फरा, फरा गुस्सा है मेरे से, नहीं बात करेगी वो। एमडी सैफ, सैफ जी बोलिए। अरे एक लड़की और थी यार। एमडी सैफ, हाँ माइक ओपन करो सैफ, बताओ। रुक जाओ साहिद जी, अभी करते हैं बात, रुक जाओ। हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, कैसी हैं? हेलो। हाँ बोलिए, आपकी ठीक आवाज हूँ, आ आप रही है। कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, बताइए। हेलो। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। मैम मैं ये कह रही थी, मैं विनायक 2.0 से हूँ, और मैं राजा सर से यूट्यूब पे क्लास कराते हैं ना, तो मैं पूछी कि इसमें हिस्ट्री क्लास नहीं हो रहा है। सर बोल रहे हैं कि हो रहा है, और मेरे में तो दिखा ही नहीं रहा है हिस्ट्री क्लास, सिर्फ आपका और मनीष सर का दिखाता है। ऐसा? सर कह रहे थे कि हो रहा है।
वही ना मैं बोल रही थी कि मतलब सर तो डेली मेरे को क्लास लेते हुए दिखते हैं, वो डेली यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, बट क्यों ऐसा हो रहा है? पता नहीं, मेरे में नहीं दिखा रहा है, बस आपका और मनीष सर का दिखाता है, सर का नहीं। यही बात करती हूँ, प्रॉब्लम है आप और कुछ विनायक नहीं। 2.0 से है ना? हाँ हाँ, हम लोग 4.1 में करते थे हिस्ट्री की क्लास। पूछती हूँ आज सर से, मेन क्या ना कि ज्यादा वो कर दो तो फिर अपने ऊपर बात आती है, तो मैं एक बार बात करके देखती हूँ क्या कहते हैं, है ना? मे भी हो सकता है कि आपका जो बैच हो एक्सपायर हो गया हो, ठीक। ऐसा। नहीं, हम लोग 4.0 जो है ना उसमें करते थे, ओके, उसमें सब कोई करता था ना, 3.0, 4.0, 2.0 सब कोई। देखते हैं क्या होता है, पूछती हूँ एक बार। और कोई दिक्कत है आज जो पढ़ाया उसमें कोई परेशानी हो तो बताओ। नहीं नहीं, आप पढ़ाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाती है। आप चलिए बहुत ठीक है। अच्छी पढ़ाती हैं, बस वही हिस्ट्री में दिक्कत है। तो ठीक है, बाकी नमस्ते। टीचर भी तो है ना, बाकी टीचरों से एक बार पढ़ के देखो, है ना? तो हिस्ट्री कहाँ पढ़े हैं सर, सिर्फ राजा सर ही पढ़ाते थे ना। आपके पास एक ही बैच है, महापैक नहीं लिया आपने? नहीं, मैं फर्स्ट बार तैयारी कर रही हूँ ना, ओ, मेरे पास ये महापैक ले लो ना तो एक ही। दिक्कत ही नहीं रहती है, जितने टीचर सबसे पढ़ो, मतलब यहाँ समझ नहीं आ रहा वहां से पढ़ लो, वहां नहीं आ रहा यहाँ से पढ़ लो, हर तरफ सिर्फ अपॉर्चुनिटी क्लास, रहती है। फिर तो ये बताइए, सिर्फ क्लास करेंगे तो फिर अपना रिवीजन कब करेंगे, ये भी दिक्कत है ना। हमको हर चीज तैयारी नहीं करना है ना, बस एक ही का फॉर्म भरे है ना, कोई बात नहीं, लेकिन इसलिए। ध्यान दो, टीचर भर्ती अच्छी आई है, कैसे भी करके निकाल लो, है ना? तो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है ना। ओ, चलो कोई नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, जम के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं, सर कह रहे हैं हो रहा है और मेरे भी दिखा नहीं रहा है। मैं पूछ लेती हूँ एक बार मैनेजर सर से क्या कहते हैं, है ना? हाँ ओके, ठीक, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय। शाहिद, माइक ओपन करा हो। शाहिद, ओए शाहिद, एक आठ अच्छे नाम मिलते तो गाना गाते, बताइए। लो चाहे उल्फत हो गया। अभी उल्फत से बात करेंगे। हाँ जी शाहिद बताइए। हेलो, हाँ जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। कैसे हैं? बढ़िया। और बताओ क्या क्या दिक्कत थी, बताओ। मैम जितेंद्र सर बोले थे कि कैंट इकोनॉमी मैम पढ़ाएगी। क्या पढ़ाएंगी? क्या कैंट पढ़ाएंगी? इकोनॉमी के बारे में बोले थे जितेंद्र सर के, आपके बारे में। करंट अफेयर तो ठीक है, इकोनॉमी हम कब से पढ़ा दिए हैं। और इकोनॉमी से इतने क्वेश्चन आते ही नहीं है, मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन, पूरे पूरे उसमें पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन, उससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं, ऐसा। तो इकोनॉमी में टाइम वेस्ट करना ही नहीं, उसमें तुक्का भी मारोगे तो चलेगा। ओके मैम, थैंक यू। और इकोनॉमी अगर कुछ हो ना तो उसकी प्रैक्टिस सेट ले लेना। इकोनॉमी हमेशा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना, अलग से उसको बिल्कुल टाइम मत देना, वो उतना नहीं पूछेगा, लिटरली वो उतना नहीं आएगा, इससे परेशान नहीं होना। ओके, थैंक यू। ओके ओके। उल्फत, लो चाहे उल्फत हो गया, जल्दी बताओ। उल्फत जल्दी माइक ओपन करो, देख ले कौन टीचर तो नहीं है, नित याद है हमको। त्रिशा, त्रिशा अपना माइक ओपन करो, हमारे पास समय कम है, जल्दी बताओ। एमटीएस के बारे में राहुल। ओके राहुल, आई कांटेक्ट विथ यू। कहाँ गए राहुल? बिना चश्मा दिखता ही नहीं है। त्रिशा, राहुल आप नहीं दिख रहे हैं मुझे। चंदनिया, एमडी अजीज, राहुल दिख ही नहीं रहे हैं। अरे एमडी अजीज, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। हाँ जी बताइए।
हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जय हिंद मैम। जय हिंद जी, बताइए। मैम मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मतलब क्लास हो रहा है, कभी कभी बार बार में बीच बीच में रुक जा रहा है, मतलब इसका कोई सोल्यूशन। जैसे जीके जीएस का तो मतलब एक बार वीडियो देखता हूँ तो मतलब उतना हाई माइंड में कि याद हो जाता है एक बार से 2 बार में। ओके। बाकी मैथ का तो रिवीजन कर रहा हूँ थोड़ा, उसमें हल्का फुल्का प्रॉब्लम है, उसके नहीं, लिए मैथ पे एनी फोकस करो सजेस्टेड। क्योंकि अच्छा रहेगा, सिलेक्शन के लिए अच्छा रहेगा वो। और पूछो, और पूछो, जल्दी जल्दी पूछो। और तो कोई दिक्कत नहीं है। आज की पढ़ाई में कोई कहीं पे परेशानी हो तो बताओ। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी याद हो जाता है, याद करने में मतलब कोई दिक्कत नहीं। गुड। इस टाइम पे क्योंकि सबको मतलब मैं सबको मेरी सोता एक हूँ ही सलाह होगी। क्या कह रहे हैं? मतलब सोता हूँ मैं 3 बजे तक रात में पढ़ता हूँ ना, तो 5 घंटा सोता हूँ, तो बाकी रात में पूरे रिवीजन कर लेता हूँ। गुड, वेरी गुड। लेकिन ये है कि नींद ऐसा है कि अपने हैबिट के हिसाब से नींद पूरी लो, नहीं तो नींद ना लेने से ना हमारा माइंड अच्छे से प्रोसेस नहीं करता, इसलिए नींद नींद से कंप्रोमाइज थोड़ा सा कम ही करना है ना। कम से कम 6 घंटे की थैंक नींद यू तो मैम। ले ही लो। पेपर टाइम पे भले 2-4 दिन ऐसा कर लेना, लेकिन 6 घंटे की नींद लो। थैंक यू। ओके आजीज। प्रियंका प्रियंका प्रियंका, अरे प्रीति से बात करनी है। प्रियंका अपना माइक ओपन करिए। कहाँ गई प्रियंका? बताओ, प्रियंका भाग गई। सोनी कुमारी जी। हेलो प्रीति। प्रीति अपना माइक ओपन करो। ओके, मीटिंग। हाँ जी सर। क्या चाय?